गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ क्लास 11th में फिजिक्स के चैप्टर 2 पर डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें अपन आंकिक प्रश्न पे चल रहे थे। पहले अपन ने इसके उदाहरण किए, अब आंकिक प्रश्न कुछ कर लिए थे। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे कुछ आंकिक प्रश्न बताने लायक है, वो बता दिए जाएंगे। बाकी आप खुद एक बार स्वयं ट्राई करिए। तो देखो, क्वेश्चन है कि ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। ठीक है, ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक क्या है? कैलोरी है। और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है। तो आपको पता है कि कैलोरी जो है 4.2 जूल के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ एक जूल जो है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, दिया हुआ है। मान लीजिए कि मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली उपयोग करते हैं जिससे, मान लीजिए कि मात्रकों की ऐसी प्रणाली यूज करते हैं जिससे द्रव्यमान का मात्रक अल्फा लंबाई का मात्रक बीटा के बराबर है। लंबाई का मात्रक जो है बीटा मीटर और द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलो के बराबर है। समय का मात्रक गामा सेकंड के बराबर है। तो यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का जो परिमाण है, कैलोरी का जो परिमाण है वो 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2 होगा। ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो बच्चों इधर से ध्यान दीजिए। तो अपने को सिद्ध क्या करना है ये, तो इधर देखिए, अपन क्या लिखेंगे? अपने को पता है N1U1 बराबर N2U2। क्लियर? अपन लिखा N1U1 बराबर N2U2। ये बेसिक से अपन ने स्टार्ट किया। क्लियर? अब अपने को क्या करना है? इसमें M2 L2 और T2 का मान उस हिसाब से रखना है। तो इनकी विमाएँ रखनी है। तो N1 कितना मानेंगे अपन? तो देखिए, सुनिएगा, अपन कह सकते हैं कि 4.2 जूल जो है बराबर कितना है? 4.2 जूल अपन कह सकते हैं एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी जो है N1U1 और N2U2 में है। तो एक कैलोरी जो है 4.2 जूल है। एक कैलोरी 4.2 जूल है। अब अपने को 4.2 जूल या इस कैलोरी को एक तीसरे से रिलेट करना है। उसमें मैंने लिख दिया N2 और मात्रक मान के चलो U2, ये जो अज्ञात है। अब मैं क्या करूँगा? इनकी लिखूँगा विमा। क्या लिखूँगा? विमा। मैं इसको लूँगा और इसको विमा लूँगा। ध्यान से देखना, मैंने कहा एक कैलोरी कितना है? N1U1 बराबर N2U2। एक कैलोरी 4.2 जूल दिया हुआ है, जूल लिख दिया, N2 और U2। बात आ रही समझ में? अब अपने को U2 इसने बताया ये मानो, और N2 ज्ञात करना है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है? N2। ध्यान से देखना, N1U1 बराबर N2U2 से N1U1 4.2 आंकिक मान हो गया, मात्रक हो गया। N2 ज्ञात करना, U2 इसने बताया कि ये मानो। तो मान के देखते हैं। चलो पहले इसको विमा लिखते हैं। 4.2 इसकी विमा होगी M1L2T-2। जूल एक ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा की विमा M1L2T-2 होती है। ये याद होना चाहिए। बक्सा किया बंद, लिखा इधर N2, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। और इधर फिर करेंगे M1L2T-2। अब देखो, अलग अलग मात्रक है इसलिए विमा तो सेम रहेगी, लेकिन चिन्ह अलग अलग होंगे, नहीं तो कट जाएंगे। तो मैंने इसको लिख दिया 1 1 1 1 और इसको मैंने लिख दिया 2 2 और 2। ये लैग में 2 है, ध्यान रखना। क्लियर? अब इसको अपन हल करते हैं। तो अपन लिखेंगे 4.2। क्लियर? जूल की बात करें तो इसमें मात्रक क्या क्या होते हैं? तो मैं इसको इधर इधर ले आता हूँ। तो मैंने लिख दिया M1 बट्टा M2 की पावर 1। मैंने लिख दिया L1 बट्टा L2 की पावर 2। मैंने लिख दिया T1 बट्टा T2 की पावर -2 बराबर, ये हो जाएगा N2 जो अपने को ज्ञात करना है। अपने को बताना है, मतलब सिद्ध करना है। तो अपने को N2 नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण इतना है, मतलब N2 का, देखो एक कैलोरी ये है और एक कैलोरी भी ये है।
जूल में तो 4.2 जूल लिखते हैं, इसका पता नहीं, इसलिए अपन ने इसको लिख दिया। अब ये सब मान 1 कैलोरी के ही है। तो आप इधर देखिए ध्यान से, N2 का मान निकालना है, तो मैं फिर से लिखता हूँ 4.2 M1, ये जूल क्या है, किलो, और यहाँ पे कितना बोला गया है, अल्फा किलो, तो M2 में अल्फा किलो, दोनों लिख दिया मैंने, ऐसे करके बक्सा करके पावर कर दी 1। फिर दूसरा L1 कितना है, मीटर, L2 कितना है, बीटा मीटर, पावर कर दी 2। तीसरा T1 क्या है, सेकंड मात्रक, दूसरे में क्या है, गामा सेकंड, मतलब 2 वाले में सब में जो कहा वो लिख दिया, N2। अब आपको दिख रहा है किलो से किलो गया, मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया। तो अब इधर आ जाओ, 4.2 जो है ये अल्फ़ा जब ऊपर जाएगा तो अल्फ़ा की पावर -1 होके पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो अल्फ़ा को -1 की पावर 1, बीटा जब ऊपर जाएगा तो बीटा की पावर -1 का पावर 2 हो जाएगा, बीटा की पावर -1 का पावर 2 होल का पावर। गामा जब ऊपर जाएगा तो गामा की पावर -1 और ऊपर पावर कितनी है, -2, बराबर ये कितना है, N2 के। तो ये हो जाएगा 4.2 अल्फ़ा की पावर -1 इंटू -1, तो अल्फ़ा की पावर कितनी है, -1, गुणा होता है ये दोनों, ब्रैकेट जब भी आता है तो गुणा होता है। बीटा की पावर -1 इंटू -2, -1 इंटू 2 तो -2, और गामा की पावर -1 इंटू -2 गुणा होंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2। अतः 1 कैलोरी का परिमाण कितना आया, इतना मैच हो गया, दिख रहा है आपको, देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी से देखिए। जल्दी चेक करिए इसको, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा रटने की कोशिश मत करना। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए, तुलना में मानक का विशेष उल्लेख किए। इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए, लिखा हुआ है, तुलना के मात्रक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। तो इसने कहा कि तुलना के बिना तो क्या है, किसके बिना, तुलना के बिना तो किसी को बड़ा छोटा नहीं कह सकते। किसके बिना भाई, तुलना, तो तुलना करनी पड़ेगी। परमाणु बहुत छोटे हैं, किससे तुलना करेंगे, बाजरी के दाने से कह दो, छोटा है। जेट वायुयान अधिक गति से चलता है, किससे, कार से, कार की गति से अधिक गति से चलता है। किसी से तुलना करो तभी अपन कह सकते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान बड़ा है, किससे बड़ा है, पृथ्वी से बड़ा है। इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है, तो किससे अधिक है, तो एक छोटे कप में अणुओं की संख्या से। कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भारी होता है, ये तो क्लियर बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या होता है, भारी होता है। अब ये क्या सही है क्या, बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भारी होता है, ये क्या है, गलत है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कैसे भारी होगा भाई,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 और इसका होता है 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, तो निश्चित रूप से कौन भारी हुआ, ये भारी हुआ। ठीक है, तो ये तो बात में ही गड़बड़ लग रहा है। अगला सवाल, लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है। सुनना, अगला सवाल बड़ा कर देता हूं आपको दिख जाए। लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल लंबाई के नए मात्रा के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगाता है। तो देखो सवाल पुनः ध्यान से पढ़ें एक बार। लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 1 है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 1 है। और लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है। तो क्या लिखा हुआ, 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है। तो अपने को दूरी निकालनी है। ये तो क्या है, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। लंबाई का कोई नया मात्रक चुना गया जिसके अनुसार कितना है, चाल कितनी, 1। नए मात्रक सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, तो दूरी भी कौन सी है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है, ये ज्ञात करनी है। चलो ये ज्ञात करनी है। प्रकाश तय करने में समय कितना लगता है, इतना लगता है। तो अपन क्या करते हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो चाल कितनी दी हुई है भाई, समय कितना दिया हुआ है ये, तो इसको अपन कन्वर्ट करते हैं। 8 इंटू 60 प्लस 20, 480 प्लस 20 बराबर कितने सेकंड हुए, 500 सेकंड। समय हुआ 500 सेकंड। दूरी कितनी है, यही तो ज्ञात करनी है। चाल कितनी है, 1। तो दूरी कितनी होगी टोटल, किसकी दूरी, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी 500। मात्रक, मात्रक दिया हुआ नहीं है इसलिए अपन ने ऐसे लिख दिया मात्रक। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे। कोई आसान सा सवाल था, कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि लंबाई के मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, लंबाई को नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है। एक वर्नियर कैलिपर जिसमें वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। तो मैंने थ्योरी में आपको समझाया था, मैंने थ्योरी में आपको बच्चों समझाया था, क्या समझाया था कि मैंने कहा वर्नियर पे जो भाग है, विभाजन है, नॉर्मली तो 10 होते हैं लेकिन 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। मैंने समझाया था आपको। एक स्क्रू गेज जिसकी चूड़ी अंतराल 1 mm है। अपन ने जब पढ़ा था तो उसकी चूड़ी अंतराल कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर थी। ये सही है, ठीक है, वही है। और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है, तो इसकी आपको निकालनी है। तो इसकी अपन निकाल चुके हैं। कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। कोई प्रकाश यंत्र जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है, तो क्या करना है, इसका परिशुद्ध यंत्र है। तो इस लंबाई मापने के लिए ये सब दिए हुए हैं। तो अपने को क्या करना है, इन सब के अल्पतमांक ज्ञात करने की कितना ये नाप सकते हैं। सबसे परिशुद्ध है। परिशुद्ध का मतलब क्या है, देखो बच्चों इधर देखिए, लंबाई मापने के लिए कौन सा परिशुद्ध है। परिशुद्ध का मतलब तो आप समझदार हो। परिशुद्ध का मतलब है शुद्धता से नापता है। किसे नापता है, शुद्धता से, मतलब कम से कम मान भी नाप लेता है। कम से कम मान भी किससे नापता है, शुद्धता से। तो हम सब में शुद्धता से कौन कौन नाप सकता है, देखें। वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 0.1 सेंटीमीटर,
बटा अब इस पे भाग कितने हैं 20। वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या बताया था सूत्र, क्या बताया था? मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बटा वर्नियर स्केल पर कुल खानों की संख्या या खानी, ठीक है, खान भाग डब्बे हैं, तो 0.1 सेंटीमीटर और 20, ठीक है। तो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सुनना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, आसान करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर बटा ये कितना हो जाएगा 100 जब ऊपर जाएगा तो 0.0 क्या होगा 0.005 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.005 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। आसान, देखो गणना कैसे करनी है, अब मुझे पता था ऐसा, तो मैंने 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, नीचे 100 बन गया, ऊपर 5 हो गया और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, एक पॉइंट में तो है ही, 5 के आगे पॉइंट है, 2 और छोड़ के पॉइंट लगाया तो ये आ गया किसका, वर्नियर का। अब क्या स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का तो जो अपन ने ज्ञात किया था वही है, लीस्ट काउंट क्या है, चूड़ी अंतराल 1 mm दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 mm बटा भागों की संख्या कितनी है 100, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा ये 10 की घात -2 mm और 10 की घात 2 इंटू इसको लिखेंगे 10 की घात 3 मीटर, और जब सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर बदलना है, तो ये आपको दिख रहा है सेंटी हो गया, तो 10 की घात -3 सेंटीमीटर अर्थात 0.001 सेंटीमीटर। ये अपन ने ज्ञात किया था, तब भी अपन ने यही निकाला था। 2 हो गए। तीसरा, कोई प्रकाशी के अंदर जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है, तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 10 की घात -7 मीटर कोटि की होती है। अगर मैं इसको 10 की घात -5 और 10 की घात -2 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, अलग अलग कर दिया, 10 की घात -5 और ये हो गया सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ 1 2 3 4 5। तो सबसे ज़्यादा परिशुद्धता से कौन माप रहा है, अब आप बताओ, तुलना करो। तो निश्चित रूप से कौन नाप रहा है, सी। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं। कोई छात्र 100 आवर्धन, बड़ा कर देता हूँ, कोई छात्र है 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा, कोई छात्र है 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। वह 20 बार प्रेक्षण करता है और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 मीटर है। बाल की मोटाई का अनुमान क्या है? तो देखो आवर्धन की बात करते बेटा यहाँ पे, तो देखो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपने थोड़ा देखा है लेंस का 10वीं कक्षा में, तो क्या था, आभासी मोटाई बट्टा वास्तविक मोटाई, किसकी भाई, बाल की। अब इसको देखो, आवर्धन आपने देखा होगा m बराबर हाइट ऑफ इमेज बट्टा ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते थे। जो बन रहा है वो बात की बात है, जो ओरिजिनल है वो नीचे आता था बट्टे में। आपने तो पढ़ा होगा ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई, ऐसे पढ़ा होगा आपने, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब तो बाद में बनेगा जो आभासी है, और बिंब तो ओरिजिनल है, बिंब की ऊंचाई, ये सूत्र पढ़ा होगा आपने आवर्धन के लिए 10वीं कक्षा में। उसी से रिलेटेड है कि आभासी मोटाई या प्रतिबिंब की मोटाई बट्टा वास्तविक मोटाई, तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कितना है,
तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन है 100 और मोटाई 20 बार प्रेक्षण करता है। प्रेक्षण कितनी बार करता है उससे मतलब नहीं है, और संख्या जो होती है ना उससे कोई मतलब नहीं होता जब जरूरत नहीं है। तो औसत मोटाई कितनी है सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में, सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई। तो अब सूक्ष्मदर्शी से देखने पर बाल की जो मोटाई है वो 3 पॉइंट कितनी दिख रही है भाई, 3.5 mm दिख रही है। कितनी दिख रही है, 3.5 mm। तो इससे कम ही होगी। तो देखो आवर्धन कितना है 100, आभासी मोटाई कितनी है 3.5 mm, और वास्तविक मोटाई कितनी है वो तो भाई ज्ञात ही करनी है, तो बस हो गया। तो वास्तविक मोटाई कितनी है, वास्तविक मोटाई कितनी है, तो 3.5 mm है, ये ध्यान रखना। mm बट्टा ये बट्टा 100 नीचे आ गया, तो ये अपना उत्तर आ जाएगा 035 035। वास्तविक मोटाई बाल की कितनी है 0.035 mm, 0.035। और मैंने आपको बताया था कि पॉइंट खाली तो आगे रहता नहीं है, तो इसके आगे एक शून्य जरूर लगा दें, बस ये हो गया। देख लीजिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों। मैंने कहा आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की मोटाई, आभासी मोटाई बट्टा बिंब की ऊंचाई, बिंब की मोटाई या वास्तविक मोटाई। बिंब वास्तविक ही होता है, तो ये सूत्र लगाया जो दिया हुआ था रखा, प्रेक्षण कितने हैं उससे कोई मतलब नहीं है। और अपने को वैसे पता था कि जब सूक्ष्मदर्शी जो है बाल की मोटाई इतनी बता रहा है तो निश्चित रूप से बाल की वास्तविक तो इससे कम ही होगी, तो आप देख रहे हो कम ही प्राप्त हुई है। अगला सवाल है, कुछ सवाल इसमें से मैं आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए एक बार जरूर दूंगा। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए भाई। तो क्या है कि आपको एक धागा और मीटर पैमाना दिया जाता है, आप धागे के पास व्यास का अनुमान किस प्रकार लगाएंगे। एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल दिया हुआ है, उसके वृत्तीय पैमाने पर 200 विभाजन है। क्या आप यह सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि करना संभव है। क्लियर। तो भाई, और तीसरा है वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का माध्य व्यास मापा जाता है। केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में व्यास के 100 मापनों के समुच्चय द्वारा अधिक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त होने की संभावना क्यों है। तो ये तीसरा। क्लियर। तो ये जो इस प्रकार के सवाल है ये आप घर पे प्रैक्टिस करें, थ्योरेटिकल है तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। क्लियर। वैसे स्क्रू गेज का आपको फॉर्मूला पता है, क्या है भाई, चूड़ी अंतराल लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, कितना होगा बताओ, 1 mm बट्टा भागों की संख्या कितनी है 200। तो निश्चित रूप से इससे क्या होगा, लीस्ट काउंट कम होगा, मतलब अपन नाप सकते हैं, लेकिन आपको जो डिजिट है वो क्लियर दिखेगी नहीं दिखेगी ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी यथार्थता की वृद्धि तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे भागों की संख्या 100 से 200 होगी तो आपको जो 200 भाग है वो क्लियर नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो निश्चित रूप से क्या होगा, लीस्ट काउंट कम होगा, और लीस्ट काउंट कम होगा तो यथार्थता क्या होगी, यथार्थता बढ़ेगी। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतनी यथार्थता बढ़ेगी। लेकिन आंखों की विभेदन क्षमता कम होने के कारण क्या कहेंगे अपन, यथार्थता में तो वृद्धि करना संभव है, वृद्धि हो जाएगी, लेकिन क्या लिखेंगे, आंखों की विभेदन क्षमता कम है, कम होने के कारण देखने में कठिनाई होगी या रीडिंग लेने में कठिनाई होगी, या इसको लिखें कि इसमें कठिनाई होगी, रीडिंग लेने में दिक्कत होगी। क्लियर। क्लियर भाई, यहां तक आ गया। अब देखिए जल्दी से इसको देखिए, कुछ नहीं है इसमें।
अब अपने को क्या करना है कि एक धागा दिया हुआ है और एक मीटर पैमाना दिया हुआ है। धागा दिया हुआ है और एक मीटर पैमाना दिया हुआ है, और इस धागे का आपको क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? धागे का व्यास ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। व्यास बराबर धागे के फेरों की पैमाने पर जो है लंबाई, पैमाने पर लंबाई लेंगे बट्टा फेरों की संख्या लेंगे। अब इसको इस तरह से समझते हैं। ये मैंने एक स्केल ले ली, इस पर मैंने क्या कर दिया, इससे ऐसे ऐसे धागे लपेट दिए। पास पास बिल्कुल करीब करीब। अब मैंने क्या किया, इसकी जो लंबाई है टोटल, देखो अब देखना, अब सुनना, एक, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सब आ गई, ऐसे लाइन से आ जाएगी फेरे सारे। तो मैं मान के चलूँ कि मैंने अगर मान के चलो यहाँ पे 1 मीटर है, सुनना, और फेरे कितने हैं, 50 ही है भी। ये 1 मीटर तक लिए लपेटे, मान के चलो जितनी भी मान आया, मान के चलो मैंने पूरे 1 मीटर में लपेट दिए, या मान के चलो कितने में, मैंने मान के चलो 5 सेंटीमीटर में लपेट दिए। चलो 5 सेंटीमीटर में 50 फेरे लपेट दिए, इतना ही धागा था। तो मैं क्या कहूँगा कि लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। किसकी? देखो ऐसे नहीं, इसको ऐसे देखना, मान के चलो इतनी स्केल खाली छोड़ गई, चलो ये मान लो ये लंबी स्केल थी, इतनी स्केल में मैं एक के पास, देखो ऐसे, ये इसमें मैं धागा लपेट धागा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, पूरा स्केल नहीं भरना, जितना धागा है उतना आ गया मान लो। और मैंने क्या किया, वहाँ से इसका नाप लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो नाप आया, मान के चलो 5 सेंटीमीटर आया, और फिर मैंने इसमें फेरे गिन लिए, कितने आए, 50 आए। तो अब देखो, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ऊपर के टॉप पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5, ये 50 जो है, 50 है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 50 फेरों में, 50 फेरों में जगह कितनी घेरी, 5 सेंटीमीटर। तो एक फेरे में, कितने में, एक फेरे में जगह कितनी घेरेगा, 5 सेंटीमीटर बटा 50, और यही तो व्यास होगा। एक फेरा जो इस स्केल पर, एक फेरा जो जगह घेरेगा वही तो उसका व्यास होगा। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? मैं कह रहा हूँ, देखो मैंने एक फेरा घेर दिया, एक फेरा जितनी इस पर जगह घेरेगा, ऐसे एक फेरा, 2 फेरा, 3 फेरा, एक फेरा जितनी जगह घेरेगा, मैंने मान के लिए एक फेरा है, तो इसने ये जितनी जगह घेरी, यही तो इसका ये व्यास हो गया। भाई क्या होगा, बेलनाकार होता है धागा, तो धागे का व्यास ज्ञात करना है, मतलब ये ज्ञात करना है, मतलब इसका व्यास ज्ञात करना है, न कि ये इस पूरे इसका व्यास ज्ञात करना है। ध्यान से देखना, तो मैंने अगर ऐसा किया तो ये मेरा एक फेरा हो गया, तो ये फेरा जितनी जगह घेर रहा है ये इसका व्यास है। ये मेरे ध्यान से देखना भाई। तो अगर ये व्यास हो गया, ये ज्ञात करना, तो मैंने क्या किया, एक मान के चलो 2, अब 2 ने घेरा 2 सेंटीमीटर, तो मैं कह सकता हूँ ना कि एक का कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर बटा 2 किया, तो 1 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे मान के चलो टोटल जो फेरे हैं वो 5 सेंटीमीटर है, फेरे 50 है और 5 सेंटीमीटर जगह घेर रहे हैं। तो मैंने कह दिया भाई 50 फेरे, यदि 50 फेरे 5 सेंटीमीटर जगह घेरते हैं इस स्केल के ऊपर, तो एक फेरा कितनी घेरेगा, 5 सेंटीमीटर बटा 50, और वही एक फेरे का जो क्या होगा, व्यास होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब चलते अपन आगे। अब ये देखो, ये कहता है किसी मकान का फोटोग्राफ, सवाल है कि किसी मकान का जो फोटोग्राफ है उसका दिया हुआ है भाई 35 mm का, कितने का, 35 mm का। स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है। स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है, स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है, और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 मीटर स्क्वायर प्रेक्षित होता है स्लाइड पर।
स्क्रीन पर, मतलब अब क्या हुआ, बढ़ गया। समझ आ रही बात? प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। तो इससे पहले अपन क्या करेंगे, क्षेत्रीय क्योंकि क्षेत्रफल में तो क्या होगा, क्षेत्रीय आवर्धन निकलेगा। तो पर्दे पर मकान का क्षेत्रफल बट्टा स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल। देखो स्लाइड पर और पर्दे पर अलग अलग होगा, मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों का अपन ने क्षेत्रफल निकाल दिया और फिर उसका कर देंगे अपन, ठीक है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, 35 mm स्लाइड पर उसका क्षेत्रफल इतना घेरता है, मतलब स्लाइड पर बात करें तो क्षेत्रफल इतना है, और पर्दे पर जब आ जाता है, कब, स्क्रीन पर या पर्दे पर, तो इतना हो जाता है। तो मतलब अपने को पता है यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कब होता है, जब होता है आवर्धन, और क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो क्षेत्रीय आवर्धन। कौन सा, एरियल मैग्निफिकेशन। कितना होगा आवर्धन, तो जो बाद में हुआ है तो अपन कह सकते हैं प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बट्टा बिंब का क्षेत्रफल। क्लियर? तो क्षेत्रीय आवर्धन जो है, एरियल मैग्निफिकेशन जो है, वो कितना आ जाएगा, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल करो। प्रतिबिंब कौन सा होगा, ये स्क्रीन वाला प्रतिबिंब होगा, 1.55 मीटर स्क्वायर बट्टा कितना है, 1.75, और मीटर को लिखा मैंने सेंटीमीटर। सेंटी को लिखा 10⁻², उसका स्क्वायर हुआ, सेंटी मतलब 10⁻², इसका स्क्वायर किया क्योंकि स्क्वायर पूरे का, तो कितना हुआ 10⁻⁴। अब करो, ये कटा, ये आ जाएगा 155, 175, और ये आ गया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया, एरियल मैग्निफिकेशन 155 बट्टा 175। अब इसको अपन भाग देंगे, तो भाग देंगे तो इसका मान आएगा ये मैग्निफिकेशन आ गया। क्लियर? मैग्निफिकेशन का कोई मात्रक नहीं होता है। अब आ जाओ, मैग्निफिकेशन आ गया, तो जब अपन करेंगे लंबाई का मैग्निफिकेशन, लंबाई इंटू लंबाई होता है, क्लियर? तो क्या करेंगे, लंबाई का जब मैग्निफिकेशन करेंगे तो वो क्या होता है, एरियल मैग्निफिकेशन का रूट, ये सूत्र होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। लंबाई का जो मैग्निफिकेशन होता है, मैं इसको कहता हूँ रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन जो है क्षेत्रीय आवर्धन का अंडरूट होता है। तो रेखीय आवर्धन ml बराबर क्षेत्रीय आवर्धन ma का अंडरूट, तो 88, 5, 7, 14 का अंडरूट करोगे तो ये लगभग 94 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 94 पॉइंट समथिंग है, 94.1। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। वापस देखो किसी मकान का, अब ये स्लाइड है, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो कुछ ये जो डेटा है ये अननेसेसरी डेटा, अनावश्यक, जो सिर्फ सवाल में कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, तो अनावश्यक डेटा है ये, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि आवर्धन वर्ड, देखो कहीं ना कहीं आया होगा आवर्धन क्या है, तो आवर्धन वर्ड आ गया, मतलब आपको पता चल गया कि आवर्धन लगाना है। क्षेत्रीय आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बट्टा बिंब का क्षेत्रफल। किसका प्रतिबिंब, मकान का, मकान के प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बट्टा मकान के बिंब का क्षेत्रफल। दोनों के मान रख दिए, सॉल्व किया, इतना आ गया। क्षेत्रीय आवर्धन इतना है, पर उसने पूछा रेखीय आवर्धन, क्या पूछा, रेखीय आवर्धन। ध्यान से देखना, प्रत्यक्ष पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या है। तो रेखीय आवर्धन के लिए क्या होता है, क्षेत्रीय आवर्धन का वर्गमूल रेखीय आवर्धन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर अपन ने क्या किया, इसमें अंडरूट में मान रखा और ये आ गया अपना। यहाँ तक मेरे हिसाब से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक करिए। फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और हो पाएंगे, बाकी बच्चों क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस करिएगा। काफ़ी हद तक क्वेश्चन कर दिए। अब ये आगे सार्थक अंक। देखो भाई, ऐसी कमांड बना दी मैंने आपकी, आपको मज़ा अब आएगा। देखो पहले तो क्या होता है, याद करते हैं तब थोड़ा सा दिक्कत होती है, अब मज़ा आएगा। देखो सार्थक अंक, देखो सिर्फ 2 मिनट में कर लेंगे अपन इसको। कितना, 2 मिनट। शुरू करें, 2 मिनट में मैगी बनती है और 2 मिनट में अपन इसको बना लेंगे सार्थक अंक को, ठीक है। 2 मिनट में मैगी बनती है ना, 2 मिनट में देखो दबा दब होंगे। अभी देखो क्या है,
देखो सबसे पहले अशून्य संख्याओं के नीचे लाइन, ठीक है भाई, अशून्य संख्याओं के नीचे लाइन, ठीक है, अशून्य संख्याओं के नीचे लाइन, ठीक है, अशून्य संख्याओं के नीचे लाइन, ठीक है, अशून्य संख्याओं के नीचे बीच का जीरो सम्मिलित करेंगे, अशून्य संख्याओं के नीचे लाइन कर दी, ठीक है। आगे के सभी जीरो हटेंगे, हट गए, बाकी किसी में आगे है नहीं, इसमें भी है ना, इसमें भी है, आगे के जीरो हट गए, काट दिए मैंने, काट दो भले ऐसे, एक्चुअल में काटना मत, ठीक है, यहाँ वाले काट दो, एक्चुअल ये रफ में काटना है। अब क्या है, मात्रक हो तो आप देख रहे हो सब में मात्रक है, तो पीछे के सभी जीरो सम्मिलित होंगे। तो देखो पीछे के जीरो को मैं अलग कलर से सम्मिलित करता हूँ, पीछे का जीरो एक ही था, सम्मिलित हो गया, चलो इसमें तो है नहीं। घातों जो घातें होती है पीछे वो मात्रक, वो सार्थक अंक नहीं होते, इसमें जीरो है नहीं, इसमें है नहीं और इसमें है तो सम्मिलित होगा। तो आप देख लो भाई, क्लियर फंडा, बस हो गया। अशून्य संख्याओं के नीचे लाइन खींची, आगे के सभी जीरो हटाए, संख्या में कहीं मात्रक या दशमलव हो तो पीछे के जीरो सम्मिलित कर दिए, और 10 की घात कुछ भी हो वो कभी भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब गिनते जाओ किस क्या है, तो सिर्फ एक, तो एक सार्थक अंक होगा इसका आंसर। पहले का कितना होगा, एक। मैं यहाँ लिख देता हूँ A B C D E F G H I J K L M N O P। तो आप देखो एक, और ये कितना हो गया, तीन, तीन हो गए ना, 1 2 3, कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये हो गए 4, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 एंड 4। तो आप ये देखो सार्थक अंक जल्दी से, क्या सभी के सार्थक अंक यही आए, आशा करते हैं सभी के यही आए होंगे भाई। अब इसमें से मैं जल्दी से आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क पे देता हूँ, आसान है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखो बड़ा करता हूँ इसको अभी। धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई मोटाई, अरे क्या दिया हुआ, आयताकार शीट है भाई, ऐसे गोले करते जाया करो। देखो मेरी तरफ फिजिक्स पढ़नी है, समझनी है तो ऐसे करते जाकर, सवाल जब भी पढ़ो गोला गोला, लंबाई चौड़ाई मोटाई 1 2 और 3। पर यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो भाई, ध्यान दो, नज़र नज़र हटी, दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घटने के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये 2 मीटर में और ये सेंटीमीटर में, देखो ये दुर्घटना थी, यहाँ पे ध्यान रखना। तो निश्चित रूप से इसको ये लिख सकते हैं 2.01 इंटू 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। सेंटी, सीएम का मतलब क्या है, सीएम का मतलब क्या है, चीफ मिनिस्टर नहीं है भाई, सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। उचित सार्थक अंकों तक इस सीट का क्षेत्रफल आयतन ज्ञात कीजिए। आयताकार सीट है, आयताकार सीट है, लंबाई चौड़ाई मोटाई है, आयताकार सीट कैसी होगी भाई, इसमें से निकाल लें। ऐसी कोई सीट होगी, ऐसी सीट है जिसकी क्या है, चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई, चौड़ाई है, लंबाई है, सब दिया हुआ। सार्थक अंकों का ध्यान रखना है भाई। क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करने हैं, मतलब ये क्या है, एक घनाभ। तो घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र आपको आना चाहिए, कौन सा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन तो आपको पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो भाई करो, करो या मरो, किसने दिया था नारा, बताओ भाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था। 2.01 इंटू 10 की घात -2। मैंने तीनों को कर दिया गुणा, क्या कर दिया, गुणा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। अरे देखो सार्थक अंक न्यूनतम देखो इसमें कितने हैं, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इधर, 4 4 और 3। तो अपना जो ये तो सार्थक अंक होते ही नहीं है, तो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो अपना आंसर, अंतिम जो आंसर आएगा वो 3 सार्थक अंकों तक अपने को क्या करना है, पूर्णांकित करना पड़ेगा। 3 सार्थक अंकों तक इसको करना पड़ेगा पूर्णांकित।
इसका आंसर आएगा ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो आप इधर देखो, सॉल्व करोगे तो 8.720 947 ऐसा कुछ आंसर आएगा। इसको हल करोगे तो हल आपको करना है, राउंड ऑफ मुझे करना है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आई तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताओ। तो भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका गृह कार्य है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी लंबी है, कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये एक सतह, दो सतह, तीन सतह, हर एक सतह डबल होती है तो सबके आगे क्या लगेगा, 2। ठीक है, हर एक के आगे क्या लगेगा, 2। इसका मान भी जो है ये इधर थोड़ा ध्यान देना, ये आप कैलकुलेशन करोगे तो एक बार चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8 लगभग आएगा इतना ही, लेकिन सवाल को यहाँ से कहीं भेजना पड़ेगा भाई, नहीं तो अपन हल नहीं कर पाएंगे। अभी सवाल को भेज दिया नीचे, बाद में ले आएंगे ऊपर। चलो यार, इसको अभी साइड में रखते हैं, बाद में लाएंगे। चलो, तो अपन क्या पढ़ रहे थे, तो अपन ये पढ़ रहे थे यहाँ ये जो है, ये आप कैलकुलेशन एग्जैक्ट करो। ठीक है, ये दोनों कैलकुलेशन आप करिएगा एक बार। लंबाई चौड़ाई मैं लिख देता हूँ, 2। लंबाई कितनी है, तो मान के चलो, मेरे सारे मान लिखे हुए मैं लिख देता हूँ। 4.234 इंटू 1.005 प्लस 1.005 इंटू 2.01 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 2.01 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 4.234। इन सबको जोड़ोगे तो मान आ जाएगा। ये आपको करना है घर पे। अब बच्चों इधर देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कितने सार्थक अंक की बात करनी है तो आप यहाँ से देखिए कि देखो ये 4 है और ये 4 है, गुणा हो रहे हैं, तो इनका जो आंसर आएगा सार्थक अंक 4 तक ही आएगा। ये 4 है और ये 3 है तो इसका आएगा 3 तक। ये 4 है और ये 3 है और ये 4 है, इसका भी आंसर आएगा 3 सार्थक अंक तक। ठीक है भाई, तो पहले आपको 3 सार्थक अंकों तक करना है। ठीक है, यहाँ आप न्यूनतम सीधा 3 तक लाओ तो भी काम चल जाएगा। तो आपको अब पता चल रहा है 3 सार्थक अंक। तो आप जब जोड़ रहे हो तो भी आप देखना पॉइंट के बाद 2 अक्षर तक ही लाना है, क्योंकि जब जोड़ोगे तो पॉइंट के बाद 2 अक्षर तक ही इसको करना है। तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हो। ठीक है, चलो ये जोड़ बाकी गुणा भाग वाला सवाल है तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अब अगला सवाल, अगला सवाल है आज का आखिरी सवाल। अगला सवाल जल्दी से देखो। पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.30 किलो है। सोने के 2 टुकड़ों जिसके द्रव्यमान 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम है डिब्बे में रखे जाते हैं। डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना होगा। तो डिब्बे का द्रव्यमान अलग से दिया हुआ है, पहले टुकड़े का द्रव्यमान और दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो कुल द्रव्यमान करना है तो सबको जोड़ देंगे।
लेकिन जोड़ में सार्थक अंकों का ध्यान रखें कि पॉइंट के बाद 3 सार्थक अंक है, ये ध्यान रखना। क्लियर? और जब घटा रहे तो भी पॉइंट के बाद सार्थक अंक देखेंगे, पॉइंट के बाद पॉइंट देखने, पॉइंट के बाद। देखो ये, देखो एनसीईआरटी जो है ना बेटा, इसकी खासियत है, इसका हर एक सवाल लगता तो ऐसे फद्दू सा है, बेकार सा है, लेकिन क्वालिटी होती है उसके अंदर, क्वालिटी क्वेश्चन है ये। अगर देखें ना, कोई कहता है हल्का है, हल्का नहीं है, क्वालिटी है इसके अंदर। पंसारी है, डब्बा है उसका इतना, इतने का एक, और 2 टुकड़े हैं सोने के इतने इतने। क्लियर? कुल द्रव्यमान डब्बे का, तो डब्बा है और डब्बे में सोने के 2 टुकड़े हैं, तो कुल द्रव्यमान कितना हुआ? m1 प्लस m2 प्लस m3 रखो, तो 2.300 kg प्लस 20.15 और 20.17, ये दोनों किसमें है? ग्राम में। मैंने रख दिया। अब 2.300 kg है, तो kg को मैं बदलूंगा, ठीक है, और या फिर मैं उनको बदलूंगा, किसी को तो बदलूंगा ही। किसको बदलें आप बताओ? किसी को बदलोगे आंसर आएगा, किसी को भी बदलोगे आंसर आएगा, तो ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं करनी है। किलो मैं इसमें लगा दूंगा किलो, तो मैं क्या करूंगा, 3 जीरो आगे, 20.15 था, 1 जीरो लगा के पॉइंट लगा दिया, और मैंने इधर लिख दिया किलो। चलेगा भाई? मैंने पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया, संख्या को छोटी कर दिया, और पीछे किलो लगा दिया। अब करो, किलो मतलब 10 की घात 3, 10 की घात 3 मतलब 3 से गुणा, 10 की घात 3 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा वापस पॉइंट। वापस देखो, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैंने यहाँ पे किलो लगाना था, मतलब 10 की घात 3 से गुणा करना था, 10 की घात 3 से गुणा करना था, तो 10 की घात -3 से भी गुणा करना पड़ेगा। -3 का मतलब है 3 पॉइंट आगे जीरो लगेगा, 1 2 और 3। सेम एस को भी ऐसे कर सकते, प्लस 0 पॉइंट प्लस 20 17, इधर क्या किलो, 2 तो था ही, तीसरा जीरो लगा के पॉइंट लगा दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? अक्सर हो गए सब में कितने जोड़ते हैं ऐसे लाइन से, देखो 2.300, इसमें गलती नहीं करनी, मेरे से भी हो जाती कभी कभी, ध्यान रखना। तसल्ली, बार बार लिख रहा हूँ, क्या चाहिए भाई? तसल्ली। बिना तसल्ली के कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। सात 5 12, आ से लगी 1, ये हो गया 3, ये हो गया 0, सही है ना? 1 2 3 4 5, 5 अक्सर है, तो ये हो गया 12, 1 3 0 4 3, और ये हो गया 2, 2.34 032 kg। लेकिन जोड़ में देखते हैं, पॉइंट के बाद जोड़ हुई ना इनकी, तो पॉइंट के बाद न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं? पॉइंट के बाद इसमें 5 है, इसमें 5 है, और इसमें कितने हैं? नहीं मतलब पॉइंट के बाद इसमें 4 है, इसमें 4 है, और इसमें 3 है। देखो मैं बता दूं, इसमें कितने हैं? 4, इसमें कितने हैं? 4, या टोटल देखें पॉइंट के बाद तो 5, इसके अंदर कितने हैं? 5, इसके अंदर कितने हैं? 5, इसमें कितने हैं? 3। पॉइंट के बाद 3 है, 5 है, 5 है। कुल सार्थक अंक पूछे तो इसमें कुल सार्थक अंक 4 ही है, इसमें कितने हैं? 4 है, और इसमें कितने हैं? इसमें भी 4 ही है, तो तीनों में सार्थक अंक 4 ही है। लेकिन जोड़ में आपको पता है पॉइंट के बाद देखते हैं, तो पॉइंट के बाद अब अपने मिनिमम कितने हुए? 3, तो अपना 3 तक आंसर लाना है, तो इसको करना पड़ेगा राउंड ऑफ, और ये पता है आपको 5 से कम है तो इसको हटा देंगे, मतलब 5 50 उसका तुलना करते हैं तो 3 है, जैसे जस्ट पीछे 3 देखते हैं, 3 5 से कम है तो हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.340 किलो, 2.340 किलो हो जाएगा, 2.340 किलो हो जाएगा। यहाँ तक समस्या नहीं है। अगला सवाल है अंकों, तो टुकड़ों के द्रव्यमान में कितना अंतर है? क्या लिखा हुआ है? उचित सार्थक अंक तक टुकड़ों का द्रव्यमान में अंतर करना है, तो करेंगे m2 माइनस m1, 20.17 माइनस 20.15, माइनस किया तो ये आ जाएगा 0.02, मात्रक लगा दिया ग्राम।
मात्रा क्या लगा दिया? ये सवाल यहाँ पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया डेल्टा एम जो है, इसमें आप देखो पॉइंट के बाद दो दो ही आ रहा था और पॉइंट के बाद दो ही सार्थक अंक है, तो पॉइंट के बाद दो ही अंक है, अंक देखने पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो बस ये सही आंसर है। आगे के कुछ सवाल है मैं करा चुका हूँ वैसे ही है, तो आप आराम से कर सकते हो। इसी के साथ बच्चों यहाँ ये क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो ऐप पर दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान 24 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल डायरेक्ट जो नंबर दिए गए उस पर कॉल करके टीचर से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो कि सर ये हमें समस्या, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो टीचर आपको पर्सनली टाइम देके वो टॉपिक समझा देंगे। इसी के साथ आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।